नमस्कार, मैं हूँ अरुणेश कुमार और जो मेरा पीएचडी के रिसर्च का टॉपिक है टीवी जर्नलिज्म इन द एज ऑफ स्मार्टफोन्स एन एनालिसिस विद रेफरेंस टू मोजो। और इस विषय पर इन डेप्थ इंटरव्यू विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ये जो हमारी सीरीज है इसके तहत हमने आमंत्रित किया है जानी मानी पत्रकार जो टीवी में भी काम कर चुकी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डेचू वेले, उसमें भी रह चुकी हैं और आजकल टीवी टुडे ग्रुप, जी हाँ, आज तक का जो ग्रुप है उसमें वो जुड़ी हुई हैं। श्रेया बहुगुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। श्रेया जी, आप लंबे समय तक आपने टीवी पत्रकारिता की है, आपने टीवी की रिपोर्टिंग की है, आपने फील्ड कवरेज किया है, तो आप टीवी की रिपोर्टिंग की चुनौतियों से अच्छी तरह से परिचित हैं। आपने जब टीवी रिपोर्टिंग की थी उस समय कैमरा मैन होता था, पूरा एक कैमरा यूनिट होती थी जो आपके साथ जाती थी और आप सिर्फ रिपोर्टिंग का काम करती थी। लेकिन जब से ये स्मार्टफोन आ गया है, मोबाइल जर्नलिज्म का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो आप क्या देखती हैं कि स्मार्टफोन के आ जाने के बाद टीवी जर्नलिज्म पर क्या इसका इम्पैक्ट हुआ? मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इसके इम्पैक्ट हुए हैं। तो पहले अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करूं तो जो सुदूरवर्ती गांव थे, जहां पर हमने आज तक जिनके नाम भी नहीं सुना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि टीवी पे भी इनफैक्ट या फिर अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देखें तो कई बार हम देखते हैं कि किसी के घर में कोई डेथ हुई, वहां पर कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो उन्होंने लकड़ियों के सहारे किसी को निकाला। तो ये सब जो रिकॉर्डिंग्स होती है ये मोबाइल के थ्रू को रिकॉर्ड करते हुए और उसे टीवी तक पहुंचा देते हैं या फिर इंटरनेट पे डाल देते हैं या फिर अपने सिर्फ मोबाइल के लिए। उनको इसके लिए कोई हाईटेक टेक्निक की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साबित हुई है, क्योंकि अब लोगों को ये भी लगता है कि अगर उनकी कोई खबर है तो वो फेसबुक पे खुद लाइव कर सकते हैं। अब तो मोबाइल उठाना है, क्लिक करना है, वो फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं, वीडियो बना के तो मुझे लगता है मोबाइल ने बहुत ही आसान किया है लोगों के लिए भी अपनी खबरें टीवी ऑर्गेनाइजेशन या डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन को देना या फिर खुद ही एक खबर को लोगों तक पहुंचाना। तो मुझे लगता है कि टीवी जर्नलिज्म, टीवी जो है, मोबाइल जो है, उसने कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली डाला है। और आपने बोला कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने बता दिया, अब निगेटिव इम्पैक्ट आपकी नज़र में क्या है? बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि मैं टीवी बैकग्राउंड से हूँ और हमने हमेशा ये जर्नलिज्म में हमेशा ये सीखा है, किसी ने भी सीखा है कि आपको सभी पक्ष बताने हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और ऐसा कुछ देख रहे हैं तो वो ऐसा क्यों हुआ है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटिक्स की भी बात कर रही हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई चीज बोली है तो बीजेपी और कांग्रेस उसके बारे में क्या सोचती है, ये बहुत जरूरी है। और यही जर्नलिज्म होती है कि हम सारे प्रोस्पेक्ट जो है वो चेक करेंगे। मोबाइल जर्नलिज्म के साथ ये हुआ है कि आपने अपनी खबर डालते हैं, लेकिन उसके बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं या उसके बाकी कौन कौन से पक्ष होने चाहिए थे, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और मुझे लगता है कि टू बी वेरी क्रिटिकल, मैंने कई बार देखा है कि कई यूट्यूब चैनल्स जैसे खुल गए हैं, चाहे वो मैं नाम ले सकती हूँ शायद, अगर आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट करवा सकते हैं, जैसे अजीत अंजुम है या फिर साक्षी जोशी है या कई लोग हैं, अभिसार शर्मा है, या फिर अगर राइट विंगर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी कई सारे लोग हैं जो कि अपना एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप एक मोबाइल आपने उठाया, आप गए, आपने लोगों से बात की, लोगों ने आप ही के फेवर में कुछ बात की, लेकिन हाउ डू वी नो, हाउ डू आई नो कि उस जगह पर वो लोग यही सोचते हैं? ऐसा होता नहीं है। जैसे कि हम कई बार इलेक्शंस में देखते हैं कि ये कई बार इलेक्शंस को प्रभावित करता है कि आप कोई इतना बड़ा नाम है और आप किसी जगह पर जाते हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पर तो भाई मोदी ही जीत रहे हैं, यहाँ पर जो है बीजेपी जीत रही है, लेकिन वहां पर हमें पता ही नहीं है कि हम किसी को इम्पैक्ट कर रहे हैं ये कहते हुए। जबकि जब टीवी जर्नलिज्म होती है या जर्नलिज्म जब होती है तो आप ऐसा नहीं करते, आप हर जगह के हर लोगों को कम से कम हर किसी से बात करते हैं। क्योंकि टीवी का, या जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे और अभी भी जब करते हैं, तो हमारे लिए रूल होता था कि अगर मैं 10 लोगों से बात कर रही हूँ तो कम से कम उसमें 5-5 लोग हर पक्ष के होने चाहिए, या 15 लोगों से बात करी तो 5-5-5 हर पक्ष के होने चाहिए। लेकिन इसने पक्ष विपक्ष सब कुछ खत्म कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव है और ये बहुत ही खतरनाक भी है।
कि बिल्कुल, हर ये कोई हर ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल, नहीं बता बिल्कुल, रहा है। ये पत्रकारिता के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है और मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ़ मोबाइल जो जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आपने कुछ नाम लिए और बल्कि आप भी अच्छे से जानती हैं, मैं भी जानता हूँ और जो भी जागरूक दर्शक है, वो जानता है कि टीवी न्यूज़ चैनल्स में भी ऐसे आपने लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी की बात की, तो वो लोग भी दरअसल अपने आप को कहते पत्रकार हैं, लेकिन वो दिखते पक्षकार की भूमिका में हैं। तो वो जब पक्षकार बन बिल्कुल, जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और ही कर रहे हैं। खैर, अब हमारा मुद्दा ये था कि जो मोजो है, जैसे आपका एक्सपीरियंस डैच्यो वेले के साथ रहा, तो वहाँ के बारे में आप थोड़ा अपना हुँ। एक्सपीरियंस बताइए कि चूंकि वो एक विदेशी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो लोग किस तरीके से मोजो के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं और वहाँ पे कैसे काम होता था। बिल्कुल एक्चुअली यूरोप नया कॉन्सेप्ट है ये मोजो जर्नलिज्म, ये बहुत पुराना नहीं है, लेकिन उनके लिए मोबाइल जर्नलिज्म के साथ वो अभी फ्यूचरिस्टिक रिपोर्टिंग शुरू कर रहे हैं, या फिर ऐसी स्टोरीज जिसमें कि जब जैसे बहुत बड़े प्रोटेस्ट है, जैसे कि यूरोप ने अभी कुछ सालों में बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं, या फिर यूरोप के बाहर जो उसके सीमावर्ती जो देश हैं जो कि यूरोप के इलाके नहीं है, जैसे ईरान है, तो उस वहां पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हैं। तो उनको जब कवर करने के लिए आप पूरा कैमरा नहीं लेके जा सकते, तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर कोई कैमरा नहीं जा सकता, वहां पर आप मोबाइल के जरिए शूट करें। तो उनके लिए वो करते हैं और उसमें वो क्वालिटी को भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि आप क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आपकी क्वालिटी जो है वो बहुत इम्पैक्ट करती है, लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल जर्नलिज्म में क्वालिटी भी उतना ही मैटर करती है, क्योंकि हम बहुत छोटी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। तो उस छोटी बिल्कुल, स्क्रीन पे कितना आना चाहिए, कितना कितना रेशो होना चाहिए, विजुअल का कितना रेशो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात और है मोबाइल जर्नलिज्म की, वो है ब्लॉग्स। आजकल ब्लॉग्स का जमाना है, अगर आप बिल्कुल, किसी जगह में जा रहे हैं तो आपको बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिपोर्टर हैं तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल उठाना है, बिल्कुल मेरी तरह, और मैं बोलूँ कि मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और मैं इस वक्त नोएडा से में हूँ और नोएडा में यहाँ कर रही हूँ, और मैं अपना आसपास में दूसरा जो रियर व्यू कैमरा है उसको ऑन कर दूं और मैं उसमें दिखा दूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बस मुझे उसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे इन एंड आउट डाल के और उसको डाल देना है, एंड पीपल वॉच इट, मिलियंस में व्यू आते हैं। पॉइंट ये है कि आप कितनी जल्दी समझा रहे हैं लोगों को ये पसंद है, आप कितने स्पॉन्टेनियस हैं, लोगों को वो पसंद है। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए, आप खुद रिपोर्टर रही हैं, तो जो न्यूज़ गैदरिंग का प्रोसेस है, एक हम्म। स्मार्टफ़ोन के थ्रू न्यूज़ गैदरिंग करना और एक प्रॉपर ट्रेडिशनल जो कैमरा पर्सन्स होते हैं, कैमरा यूनिट होती है, उनके साथ न्यूज़ गैदरिंग। दोनों में आप क्या जो है सिमिलरिटीज़ या डिससिमिलरिटीज़ पाती हैं? क्या आपको समानताएँ और असमानताएँ नज़र आती हैं? देखिए, असमानताओं से सबसे पहले शुरुआत करूँ तो ये है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि जैसे कि मैं डॉइचे वेले में थी, तो वहाँ पर अभी भी जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, जो कि उन्हें लंबी-लंबी डॉक्यूमेंट्रीज़ 30-30 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रही हैं और जो बहुत ही इन डेप्थ होती है, वो हमेशा वो कैमरे से ही करते हैं। इट हैज़ टू बी डीएसएलआर, और कोई भी बड़े-बड़े जो कैमराज़ होते हैं, वो उससे ही शूट करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही मेंशन किया कि जो न्यूज़ है, जो आपको तुरंत बतानी है, वो हम मोबाइल से ही करते हैं। मोबाइल के साथ ये हुआ है कि अब मैं, अगर मुझे भ्रमर मुखर्जी या फिर कोई भी बड़ा जो नाम है और जो यूएस में रहता है, मैं मोबाइल निकालूंगी, जैसे आपने मुझे जूम लिंक भेजा, मैं उनको जूम लिंक भेजूंगी और हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मोबाइल ने हमको इतना इजी दे दिया है, मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से ये ज्यादा इजी हुआ है, लोगों को लगता है कि हाँ ये हुआ है, अदरवाइज आप और मैं भी शायद मिलके ये इंटरव्यू कर रहे होते। बिल्कुल। और तो हाँ, जी, हाँ, समानताएँ तो मुझे लगता है कि यही जो शायद आपने भी आपका रिसर्च का भी वो हिस्सा है कि कहीं न कहीं कैमरामैन्स की ये नौकरी पे आ गया है। बिल्कुल। क्योंकि ये एक जैसे ड्रॉ कि बैक कह फॉर सकते हैं ये। एग्ज़ाम्पल एनडीटीवी, जो कि एनडीटीवी में फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सालों पहले कुछ कैमरा पर्सन्स को इसीलिए नौकरी पे से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके पास अपने रिपोर्टर थे और रिपोर्टर्स को ये ज़िम्मेदारी दी थी कि आप जाइए, न्यूज़ गैदर कीजिए और ऑफ़िस में भेज दीजिए। तो कहीं न कहीं ये जो कैमरा पर्सन्स हैं, ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन्स हैं, उनकी जो है जॉब के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है मोबाइल जर्नलिज़्म, क्योंकि रिपोर्टर पर ही सारी ज़िम्मेदारी डाल दी गई है कि वो रिपोर्टिंग भी करे, कैमरा का काम भी करे और आजकल तो एडिटिंग भी होने लग गई है। तो मेरा अगला सवाल न्यूज़ गैदरिंग के बाद यही है कि न्यूज़ प्रोडक्शन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन, यानी हुँ, जो आपने क्वालिटी की बात हुँ, कही बिल्कुल सही है कि आप एफसीपी पे, एडोबी प्रीमियर पर जो एडिट करेंगे तो उसकी क्वालिटी अलग होगी और मोबाइल के ऐप से एडिट हुँ, करते हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि
केवल न्यूज़ गैदरिंग में ही आजकल मोबाइल फ़ोन्स का प्रयोग हो रहा है, या आप देखती हैं कि न्यूज़ प्रोडक्शन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन यानी टीवी स्टूडियो में आपने एंकरिंग भी की है, तो एंकरिंग के लिए भी क्या जो है मोबाइल फ़ोन्स का, स्मार्टफ़ोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इससे मुझसे ज़्यादा बेहतर एग्ज़ाम्पल शायद ही कोई हो, क्योंकि मैं क्रोमा पे भी अपने आप ही शूट करती हूँ और उसे एडिट भी करती हूँ। और उसके बाद अगर मैं बाहर से भी कहीं से कर रही हूँ, तो भी मैं ही करती हूँ। मेरे पास मोनोपॉड भी है और मेरे पास ट्राइपॉड भी है, और बहुत हल्के होते हैं, मतलब 500 ग्राम भी उनका वज़न नहीं होता है। तो आप उठाइए, आपको जहाँ से करना है वहाँ पर लगाइए। और हमारे यहाँ जैसे एक क्रोमा भी है और नॉन क्रोमा भी है। तो आपके पास बस अच्छी क्वालिटी का फ़ोन होना चाहिए। अब मेरे पास आईफ़ोन भी है, मेरे पास सैमसंग भी है, मैं उनमें से किसी को भी उठाती हूँ और उससे शूट कर लेती हूँ। उसके बाद एडिट भी कर लेती हूँ। कभी-कभी जब मेरे पास अपना एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे इसी में कुछ भी नहीं करना है। वीवो वीडियो और न जाने कितने-कितने अब तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। मुझे उनको सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ मर्ज करना है और वो बन गया मेरा। मेरे 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 मिनट तक के मैं बना सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, मतलब पिछले 2 1 डेढ़ साल से जब से मैंने इंडिया टुडे जॉइन किया है, तो मैं अपने आप ही अपने वीडियोज़ बनाती हूँ। बिल्कुल। तो आप एडिटिंग भी अपने आप करती हैं, रिपोर्टिंग आप कर ही चुकी हैं, तो एंकरिंग में आप कितना स्कोप देखती हैं? क्योंकि जो ट्रेडिशनल टीवी के नहीं, स्टूडियोज़ होते हैं, मल्टी मैं कैम सेटअप एंकरिंग की ही होता बात है, कर रही हूँ। मल्टी लाइटिंग सेटअप होता है, एक ट्रेडिशनल जो टीवी स्टूडियो का सेटअप होता है, और वो सब क्या जो है कि स्मार्टफ़ोन के माध्यम से संभव है एक अच्छी एंकरिंग के लिए? नहीं, मैं एंकरिंग की ही बात कर रही हूँ। मैं सुबह अपने बुलेटिन्स पढ़ती हूँ और इसमें अब तो क्या है कि फ़ोन में अब टेलीप्रॉम्प्टर्स भी हैं। उसके बाद अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, तो सब कुछ इसी में है। मैं अपने सुबह जो अपने जो मेरी हेडलाइन्स बिल्कुल इसी से पढ़ती हूँ और लोगों को शायद कई लोग जो हैं, वो उसको पसंद नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे कि मैं जहाँ आज तक में हूँ और वहाँ पर जो स्टूडियोज़ होते हैं, उसकी भव्यता अलग होती है। बिल्कुल। लेकिन क्या लोगों को भव्यता चाहिए? ये बहुत दुःख बात है। जी, यानी उनको ना कहीं न कहीं आपको कंटेंट से मतलब है कि आप जो स्टोरी बता रहे हैं, जो खबर बता रहे हैं, वो कितना जो है सही है, कितना सटीक है। और अब अगला सवाल हम ये लेते हैं कि आपने देखा होगा कि हुँ, हमारे देश में स्मार्टफ़ोन्स बहुत आ गए हैं, लगभग हर एक तीसरे या 5वें व्यक्ति के पास स्मार्टफ़ोन है। तो ऐसे में जो सिटीज़न जर्नलिज़्म का हुँ, कॉन्सेप्ट है, उसको भी बहुत स्मार्टफ़ोन ने बढ़ाया है। हुँ, लेकिन उनको सिटीज़न जर्नलिस्ट कहा जाए या कंटेंट बिल्कुल। क्रिएटर्स कहा जाए, क्योंकि वो उन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, वो कोई जर्नलिज्म के लॉज और एथिक्स से भी बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए आपको क्या लगता है कि सिटीजन जर्नलिज्म के हुँ, कॉन्सेप्ट को स्मार्टफ़ोन्स ने कितना बढ़ावा दिया है? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर बढ़ावा दिया है तो सिटीज़न जर्नलिज़्म को ही दिया है। जैसे मैंने आपको पहला एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर कोई उड़ीसा के बिरमित्रापुर में कोई लड़की है या कोई औरत है, कोई महिला है, कोई भी शख्स है, उसके साथ कुछ होता है तो वो अपना उसे सिर्फ़ अपना एक वीडियो बनाना है और उसे पोस्ट कर देना है सोशल मीडिया पे। वो वैसे ही वायरल हो जाता है। कितनी सारी वायरल चीज़ें जो हैं, जो हमने देखी है और मुझे लगता है कि उसमें से मैं कोई एक्ज़ैजरेट नहीं करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से 80% 95% जो कंटेंट होता है वो मोबाइल का ही बनाया हुआ होता है। बिल्कुल। तो इसमें आप हमें ये बताइए तो कि मुझे लगता है अभी कि मुझे मतलब जर्नलिज़्म जी, जी। पर मुझे वही लगता है कि जब मैं सिटीज़न जर्नलिज़्म के मतलब अगर मैं बहुत ही अ, सीधे, सिंपल और बहुत ही बेबाक तरीके से अगर मैं कह सकती हूँ, तो आई एम ऑलवेज़ अगेंस्ट सिटीज़न जर्नलिज़्म। मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट का काम जर्नलिज़्म को करना चाहिए, जर्नलिस्ट को ही करना चाहिए। और मुझे पता है कि आप शायद बहुत सारे लोगों होंगे जो इत्तेफ़ाक नहीं रखते होंगे और ये कहेंगे कि और जिस तरीके से टीवी या फिर यूट्यूब या उसमें जो लोग हैं, अपनी बातें एक तरीके से एक तरफ़ा होते हैं, वो ठीक है। लेकिन वो कुछ लोग हैं, उन कुछ लोगों की वजह से आप हमेशा टीवी नहीं मतलब जर्नलिज़्म को एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं कि वो लोग दे रहे हैं तो जर्नलिज़्म ऐसा हो गया है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड को दोनों पक्ष दे रहे हैं। आप प्रिंट को देख लीजिए या फिर आप डिजिटल में जो जर्नलिस्ट हैं उनको देख लीजिए कि कई लोग सभी पक्षों को रखते हैं। सिटीज़न जर्नलिज़्म में क्या हो रहा है कि कई केसेज़ ऐसे भी आ रहे हैं कि जहाँ पर लोग सिर्फ़ अपना एक पक्ष रखते हैं। उसके बाद जब जर्नलिस्ट वहाँ जाता है, उसको परखता है, उसको देखता है तो उसमें फिर तस्वीर ही कुछ बदली हुई होती है। तो मुझे लगता है कि सिटीज़न जर्नलिज़्म को बढ़ावा मिला है, लेकिन ये कितना सही है, ये सच में मतलब
हाँ, यानी उनको मतलब ये सिटीजन बहुत ही जर्नलिस्ट कहा जाए या डिबेटेबल उनको, मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, कंटेंट क्रिएटर्स कहा जाए, क्योंकि अगर जर्नलिज्म एक फुल टाइम प्रोफेशन है और एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। अगर हम इसको मेडिकल प्रोफेशन से देखें तो भी बिल्कुल। सिटीजन डॉक्टर भी बन जाओ, फिर सिटीजन एडवोकेट भी बन जाओ, सिटीजन टीचर भी बन जाओ। तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है हाँ, कि इसने कहीं ना कहीं इनरिच किया है सिटीजन जर्नलिज्म को, लेकिन वो दरअसल फुल टाइम जर्नलिस्ट नहीं है, इसीलिए किसी लॉज और इथिक्स से बंधे हुए नहीं है वो। लेकिन इस पर इसके वो दोनों, फुल टाइम नहीं है, वो जर्नलिस्ट ही नहीं है। जैसे कि हम डॉक्टरी में जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जो क्वैक होते हैं, हमको क्वैक मानते हैं ना, हम उसको इलीगल मानते हैं बिल्कुल क्योंकि उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है। तो क्यों जर्नलिज्म को हम उस तरीके से नहीं देखते हैं कि अगर कोई जिसने जर्नलिज्म की पढ़ाई या फिर इसको जर्नलिज्म के एथिक्स नहीं आते हैं, उसे हम क्यों क्वैक नहीं कहते हैं? बिल्कुल, दोज आर क्वैक्स। राइट, यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी केवल एनडीटीवी ही है, और वहाँ के एक पुराने बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरा बात हो रही थी इसी पीएचडी के रिसर्च के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा दरअसल मोजो का एक निगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि अब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कास्ट कटिंग के नाम पर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं बिल्कुल। और उनको मल्टीटास्कर बना बिल्कुल। रहे हैं, रिपोर्टर को, कि आप ही सब कुछ कर लो, तो इससे वो पैसा बचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना सच है, इस दलील में कितना दम है? और दूसरा, एनडीटीवी के अलावा बाकी के जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स खासतौर पर, आप क्या देखती हैं कि वहां पर मोजो का फ्यूचर कितना ब्राइट है या नहीं है? मुझे लगता है कि एनडीटीवी के बाद अगर किसी और ने शुरू किया था तो वो टीवी टुडे ग्रुप ने ही शुरू किया था। और सभी जो कैमरा पर्सन के अलावा रिपोर्टर्स को एक कैमरा और ये सबको यूनिट भी दे दी गई थी। जैसे मैं हूँ तो मुझे भी वहां पर एक यूनिट दे दी गई है कि अगर मैं बाहर जाती हूँ, जैसे कि मैं किसान आंदोलन के लिए बाहर गई थी, तो उन्होंने मुझे एक अपना पूरा एक मोजो किट दिया हुआ था कि मैं जब चाहूँ भेज सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली क्वालिटी, उनको क्वालिटी से मतलब ही नहीं है। उनको ये नहीं है कि इसमें पिक्सलेट हो सकता है या फिर शेकी हो सकता है। जैसे कि पहले जब होता था, जब मतलब मैं आज से 7-8 साल पहले के बारे में बात करूँ, तो बहुत ही पर्टिकुलर चीजें हुआ करती थी कि अगर आप बॉक्स पॉप भी ले रहे हैं तो आपको ट्राईपॉड पे लेना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको बस, जैसे कि मैं आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ कि मैं कैसा भी फ्रेम है, कुछ भी फ्रेम है, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है या मुझे लगता है कि वो अट्रैक्टिव कंटेंट है, तो इट डजंट मैटर। राइट, राइट। तो आप हमें ये बताइए कि जो आजकल नया जर्नलिज्म आ गया है, डिजिटल जर्नलिज्म, जो जिसमें मोबाइल का बहुत बड़ा रोल है, आप जानती हैं, आप खुद जो है बिल्कुल। डिजिटल जर्नलिज्म की एक प्रमुख जर्नलिस्ट हैं। तो अब मेरा कहना का जो सवाल है वो ये है कि जो पारंपरिक पत्रकारिता है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 90s में जब प्राइवेट टीवी न्यूज़ चैनल्स आए तो कई लोगों ने कहा कि अब प्रिंट मीडिया का जो फ्यूचर है ना, वो खतरे पे है, लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना है वो आज भी पढ़ रहे हैं। तो क्या डिजिटल जर्नलिज्म के आ जाने के बाद आपको क्या लगता है कि जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है उस पर वो एक दूसरे के कितना सहयोग करेंगे या प्रतियोगी हैं, और मोजो या डिजिटल जर्नलिज्म आगे निकल जाएगा ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से? देखिए, आप अब मुझसे मेरी राय पूछेंगे और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये बहुत ही डिबेटेबल है, क्योंकि अभी मैं अपने किसी और कलीग से भी बात कर रही थी और उसको भी मैं अपना क्वेश्चन आयर जो सब जो आप मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं उसे पूछ रही थी, उसे डिस्कस कर रही थी। तो उसने मेरे को पहले ही शब्दों में पहले ही बार बोल दिया कि हाँ, मतलब टीवी तो खत्म है, अब सिर्फ मोबाइल जर्नलिज्म होगी और एग्जैक्टली, डिजिटल वही जर्नलिज्म ही वही। इज द फ्यूचर। उसने बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया। फिर हमारी इसी न्यूज़पेपर वाले में बात हुई, तो न्यूज़पेपर वाले में भी ये है कि अब देखिए ना, न्यूज़पेपर पहले कितना 36-36 पन्नों का हुआ करता था, है ना, बहुत 42-42 पन्नों का भी हुआ करता था। मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया लेते थे तो उसकी इतनी मोटी रद्दी हुआ करती थी, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया की उसकी। लेकिन अब देखिए, अब इंडियन एक्सप्रेस भी मेरे घर में जैसे इंडियन एक्सप्रेस आता है तो वो 10-12 पन्नों में सिमट गया है, 16 पन्नों में सिमट गया है। क्यों? क्योंकि अब उनको लगता है कि जो भी खबरें हैं वो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ लीजिए। तो अब अखबारों का कितना ज्यादा, मतलब कितना धीरे धीरे इम्पैक्ट, ग्रेजुअल इम्पैक्ट अखबारों में पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि टीवी पे भी ग्रेजुअल इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अब जितने भी बड़े लोग हैं जिनको आप देखते थे, वो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे जैसे कि जो भी है, चाहे अजीत अंजुम है, जो भी टीवी के बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, वो सब डिजिटल में आ रहे हैं। जैसे कि मेरे खुद के जो बॉस है मिलिंद खांडेकर, वो एबीपी न्यूज में मैनेजिंग एडिटर थे। जी कम बिल्कुल। से कम 14-15 साल वो मैनेजिंग एडिटर, मतलब उस मैनेजर पोस्ट में। एंड देन ही बीबीसी मूव में टू भी उसके बीबीसी। बाद गए वो। उसके बाद वो अभी है। हाँ, वही, देन ही मूव टू बीबीसी। फिर उन्होंने कोलंबिया से पढ़ाई की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई ही डिजिटल जर्नलिज्म पे की। और जी उनका भी ये मानना है कि डिजिटल जर्नलिज्म ही अब वो है। और मुझे लगता है कि इसका एक पॉइंट ये भी है कि अरुणेश जी, अगर आप ये देखेंगे कि पिछले, अब रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, तो उनको और छोड़ दीजिए आप, तो आपको क्या इस रिसेंट ईयर में जिन एंकर्स ने ज्वाइन किया है,
या जिन रिपोर्टर्स ने ज्वाइन किया है, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? 5 के भी नाम आप बता सकते हैं कि कौन वो बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा किया है या कुछ बहुत ही इम्पैक्टफुल किया है? ये लोग वो हैं जो कि अपने 40 के ऊपर हैं। ये सब लोग 40 के ऊपर, ये बहुत ही पुराने लोग हैं। लेकिन क्या हम पिछले 10 सालों में आप बता सकते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे डिजिटल में पूछूं 10 नाम, तो शायद आप मुझे बता देंगे। उसमें शायद ध्रुव राठी होगा, ये ध्रुव राठी है, ये है, वो है। तो कई यूट्यूबर्स हैं जो कि हैं। जैसे कि अगर नॉन जर्नलिज्म के बारे में बात की जाए, तो कैरी मिनाटी बहुत ही बिल्कुल। बड़ा नाम, मतलब बहुत ही पैसे कमा रहा है। बीबी की वाइन्स जो भूम है, वो बहुत बड़ा नाम हो गया। और ये लोग वो हैं जो इम्पैक्ट रखते हैं। जब ये कोई बात बोल रहे होते हैं तो इम्पैक्ट करते हैं। तो सोचिए ना, यूट्यूब की कितनी बड़ी ताकत हो गई कि अभी 2-3-4 साल में आए हैं और ये ऐसे लोग हो गए हैं। अरे में उसने वो टिकटॉक को लेके इतना सब कुछ बोला, और टिकटॉक जो है उसको, उसके पीछे लोग पड़ गए, पीछे पड़ गए, बैन करो बैन करो। दो वो मतलब किन्हीं और दूसरे कारणों से हुआ, लेकिन टिकटॉक को लेके उसने पूरी टिकटॉक की बैंड बजा दी बीच में। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये डिजिटल का वो है कि इसको दूसरे संदर्भ में ऐसे भी क्या समझा जा सकता है कि दरअसल जो चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया हो या मोबाइल ड्रिवन मीडिया हो, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में आप प्रिंट मीडिया का कोई भी न्यूज़पेपर का जो है ई पेपर पढ़ सकते हैं। आप आपका फेवरेट जो भी टीवी चैनल है, आप उस टीवी चैनल का वीडियोस देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है कन्वर्जेंस मीडिया का नाम इसको दिया जा सकता है। तो मुझे इस मुझे वजह से लगता है डिजिटल जर्नलिज्म की सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन रहा है उसका टू वे कम्युनिकेशन। राइट। तो पहले पढ़ते थे ना कि टू वे कम्युनिकेशन, की अगर मैं कुछ, जैसे कि मैंने कोरोना पे, जैसे कि मैं जनरली कोविड को लेके बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ न्यूज तक में, तो उसमें मैं अगर वो नहीं चल रहा है तो मुझे पता है, या लोग मुझे उसको लेके कुछ फीडबैक दे रहे हैं तो मुझे पता है, या फिर लोगों को कुछ और जानना है तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। टीवी में, न्यूज़पेपर में ये था ही नहीं। अब बिल्कुल। लोग अपने जो फेवरेट एंकर है या जो भी है उससे तुरंत डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं साक्षी जोशी का ही लूंगी, कि मैंने उनको कुछ दिनों पहले देखा था कि उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया, उसमें कोई बंदा आता है, वो बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो टू वे कम्युनिकेशन था। मतलब एक टीवी का पत्रकार ये नहीं कर सकता कि वो अपने उसमें दिखाए कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, या वो अपने कमेंट पे उसको जवाब दे सके, उसके पास वो लग्जरी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल या मोजो की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप टू वे कम्युनिकेशन है। आप लाइव करिए और लाइव में जो भी आपको कोई कमेंट कर रहा है आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, हालाँकि आपने उसका जवाब पहले भी अपने सारे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपने बता ही दिया। लेकिन फिर भी आखिर में आपसे यही जानना चाहेंगे कि मोजो का फ्यूचर इंडिया के अंदर हम्म। आप क्या देखती हैं? और इसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में आपने चर्चा किया, उसको अगर संक्षेप में आप दोबारा से बता सकें कि एक तो फ्यूचर कैसा है मोजो का, और दूसरी बात ये जो है इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज? बहुत ब्राइट है। मोजो का फ्यूचर मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट है, और इसके इम्पैक्ट तो दोनों ही हो सकते हैं। या तो ये पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा, जैसे कि 10 साल पहले किसी ने भी सोचा था कि टीवी का डिजिटल ये हाल कर देगा, बिल्कुल। कि लोग अब सब कुछ जो है वो अपने टीवी पे देखेंगे। तो हो सकता है कि 10 साल बाद हमें भी नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक को compete करने के लिए इंस्टाग्राम आ गया, तो अब इंस्टाग्राम को compete करने के लिए क्या कुछ आ जाएगा हमें बिल्कुल नहीं पता। ट्विटर को compete करने के लिए 10 साल बाद क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी होगा डिजिटल में ही होगा। हो सकता बिल्कुल। है कि एप्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन डिजिटल जो है इट इज गोइंग टू बी देयर। लोगों के पास अब फोन होगा। फोन, पहले कंप्यूटर थे, टैबलेट्स आए, टैबलेट्स के बाद फोन आया, फोन से छोटा भी कुछ और होगा, लेकिन इट इज गोइंग टू बी देयर। और अगर 5G 6G 7G वो सब कुछ भी आता है तो फिर तो इसी का वो है। मेरिट्स तो यही है कि लोगों के पास टू वे कम्युनिकेशन के लिए रहेगा। डिमेरिट्स यही है कि कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल देता है, या कुछ भी वो कर दिया, और बिना पक्ष जाने हुए हम लोग उसे देख लेते हैं। और जब बिल्कुल। तक उसका हम दूसरा पक्ष लेके आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो यानी आप ये कहना चाहती हैं कि मोजो का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, तो हमें दोनों ही तस्वीर मैं के आपको, दोनों ही सॉरी, मुझे पहलुओं लगता है कि पर आपको ध्यान देना आपको होगा। आपको लेट हो रहा है, लेकिन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूंगी जी, अपनी जी। बात को रखने के लिए। एक बॉयज लॉकर रूम, शायद आपने सुना हाँ, होगा, हाँ, नहीं सुना बिल्कुल, होगा, इंस्टा एक पर वो बॉयज लॉकर, स्टोरी बहुत पॉपुलर हुई थी। है ना? तो इंस्टा वो डिजिटल की ही स्टोरी थी। इट वाज अ बेबी ऑफ डिजिटल, मतलब, और वो टीवी पे आपको प्रिंट में कहीं और नहीं दिखता था। डिजिटल की स्टोरी थी कि बॉयज लॉकर, उसमें एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। उसमें बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद खबर निकल के ये आई कि जो मतलब वो बॉयज लॉकर वो एक्चुअली में लड़कियों का ग्रुप था। हुँ। उसके बाद ये खबर निकल के आई कि वो बच्चा उसमें था ही नहीं। तो डिजिटल का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि इट
उसने किसी की जान ले ली। तो मुझे लगता है कि इससे खराब और कुछ हो ही नहीं सकता। जी, बिल्कुल आपने बड़ी बात कह दी है इसमें। लेकिन अब चलते-चलते आखिर में श्रेया जी आप बताइए आपका आपका ओपिनियन क्या कहता है कि जिस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है प्रिंट मीडिया के लिए, एनबीए है, एनबीएसए है आपका टीवी न्यूज़ मीडिया के लिए, क्या डिजिटल के लिए भी इस तरीके का कोई सेल्फ रेगुलेशन अथॉरिटी होनी चाहिए? हालाँकि अपने आप में पीसीआई कितना अच्छा काम कर रही है और एनबीए क्या कर रहा है ये आप सबको अच्छे से पता है। आजकल की मीडिया में किस तरीके से उनकी गाइडलाइंस को ये लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने बोला कि डिजिटल नहीं, मुझे मीडिया मुझे बहुत लगता है कि हाँ, इमर्ज कर रहा है, तो क्या कुछ होना चाहिए? नहीं, 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 मुझे लगता है जैसे कि हमारे पास पीसीआई है जो कि क्वसाई बॉडी है, यानी कि वो हमको कोई सज़ा नहीं दे सकती है, लेकिन हम पे फाइन लगा सकती है या हमको बता सकती है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, रेप को लेके, इसको लेके, इसको लेके। तो क्वसाई बॉडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलेटरी तो रेगुलेशंस, सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर वो लोग जो कि जैसे कि हमारे यहाँ सोसाइटी होती है, सोसाइटी में आरडब्ल्यूए होता है, तो उस तरीके की वो है कि आपने खुद से मिलके एक बॉडी बनाई है, लेकिन सरकार की किसी भी दखल अंदाजी को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तो वो हमारे 19(1)(a) के खिलाफ होता है। तो सरकार की तरफ से कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि सरकार आप पे कोई मतलब आप पे कोई कानून लागू कर दे और फिर बहुत देर हो जाए, उससे पहले हर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक क्वसाई बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि पीसीआई है। तो क्या अभी कोई डिजिटल जर्नलिज्म के लिए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि है। अगर होता, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार जो वो आईटी नियम के तहत वो जो जितने भी ये ट्विटर और इनके लिए जो सब कुछ लेके आ वो रही है, सोशल उसी की मैं मीडिया से बात कर रही हूँ। रिलेटेड गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू हाँ, की है। हाँ, लेकिन जो वही सोशल मीडिया से पर्टिकुलर रिलेटेड है। डिजिटल जर्नलिज्म है, डिजिटल मीडिया है, खास तौर पे तो वेबसाइट हो गई, ऐप हो गया, हाँ, मोजो के से लोग जो करते हैं, यूट्यूब चैनल के न्यूज़ चैनल चलाते हैं, तो उनके लिए भी एक सेल्फ नहीं, नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी मुझे होनी लगता है चाहिए। कि हमको देखना, नहीं, सेल्फ रेगुलेटरी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसीलिए वो किया कि इससे पहले कि सरकार ले आए, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल, जो आईटी नियम वो लेके आया है, और अगर उसको कोई ढंग से पढ़े तो उसमें यही है कि आप पे तुरंत केस हो सकता है। आपने अगर मीम तक भी लगाया है तो आप पे मीम पे भी केस हो सकता है, जबकि कितने फनी और कितने वो होते हैं। तो वो तो फिर मोजो जो जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट है, उन पे भी अप्लाई होता है। अगर किसी ने जो अपने आप ही को जो कंटेंट डालेंगे वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन्हीं पे डालेंगे ना, और कहाँ बिल्कुल। डालेंगे? अभी तो और कोई चीज बनी नहीं है। तो जब उनके लिए अप्लाई होता है तो वो सीधे सीधे आप पे भी है। तो इससे पहले कि सरकार फिर सीधे आप पे हस्तक्षेप करे, आपके कंटेंट पे हस्तक्षेप करे, आपको खुद की एक बॉडी बनानी चाहिए। तो कब बनेगा? आपको लगता है कि हमारे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के से जुड़े हुए लोग हैं, वो मिलकर इस बारे में कुछ विचार-विमर्श करेंगे और एक कोई वो अथॉरिटी ये एक बनाएँगे तो या फिर एनबीए के तहत ही उसको भी ले आएँगे डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हो को? सकता है कि वो उसी के हो सकता है कि उसी के तहत ले आए, हो सकता है कि वो एनबीए के तहत या पीसीआई के तहत ही आ जाए, लेकिन फिलहाल तो ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये इतना बटा हुआ है। मतलब बिल्कुल, जितने भी लोग जहाँ से भी जितने इतना ज़्यादा, मतलब जिसे हम कहते हैं खुला सांड है, कि वो बिल्कुल चला जा रहा है, कुछ भी, मतलब किसी का कुछ भी कभी वो कंटेंट है। बेलगाम भी हो अब सकता कोई है। कोई लोग ऐसे, बिल्कुल, बिल्कुल, वो इतना बेलगाम है कि हो सकता है कि उसपे कई लोग ऐसे भी हों जो बोलें कि हम एनबीए को मानते ही नहीं है। हुँ, हम पीसीआई को मानते ही नहीं है, फिर क्या करिएगा आप? मतलब ये तो टीवी नहीं है ना कि आप टीवी हैं, फिर आपको इसमें रहना ही रहना है। अब जैसे कुछ सालों पहले मुझे लगता है कि म्यूट हो गया, माइक आपका म्यूट हो गया श्रेया जी। हेलो? हाँ हाँ जी। जी, बोलिए। नहीं, कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि एक किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को लेके कोई दिक्कत, मैंने सॉरी, टीवी को लेके कोई दिक्कत हुई थी, और एनबीए ने उस चैनल पे फाइन भी लगाया था, शायद रिपब्लिक था या मुझे नहीं पता, तो वो उससे आउट ही हो गया। हाँ, हाँ, वो उसने ग्रुप ही छोड़ कि दिया। उनको उन्होंने तो नहीं अपना एक वो अलग ही करना है ना? ऑर्गनाइज़ेशन बना लिया। हाँ, उसने वो ग्रुप ही छोड़ दिया था। हाँ, उसने अपना पूरा अपना ही वो कर दिया। तो हो सके वो डिजिटल तो फिर उससे भी ज़्यादा एक एडवांस वर्ज़न है ना। बिल्कुल। उसमें तो ये है कि इतना बेलगाम है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि अब वही है, जब अब डिजिटल बन ही गया है, मतलब एक पूरा एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है, तो फिर उसके लिए एक ऑर्गनाइज़ेशन बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले कि सरकार आप पे आईटी नियम लागू कर दे, जो अभी आपको 25 मई खुद से बना लागू हो लेना चुके हैं सब पे, चाहिए। आपको जी, खुद से बना लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रेया बहुगुणा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हमारे साथ मच। जुड़ने के लिए और जी, मुझे लगता है कि आपने जितने भी इनपुट्स दिए हैं ना, वो मेरी रिसर्च में बहुत काम आएँगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम थैंक यू। एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई विल एक्नॉलेज यू इन माय थीसिस एज़ वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिल जी। थैंक यू।